हमारा काम है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना। ये आधिकारिक नहीं है। उन सब के बावजूद आप खुद कहते हो कि लोकतंत्र में आलोचना की जगह होनी चाहिए। अदालत की उम्मीद ही तो व्यक्ति को जिंदा रखती है। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी। आदेश रावल जी का परिचय ये भी है कि ये विपक्ष को बहुत बारीकी से रिपोर्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी की रिपोर्टिंग के लिए, कांग्रेस पार्टी की किसी भी खबर के लिए आदेश रावल जी के पास अंदर की भी बातें होती हैं और ऐसे में इनकी रिपोर्ट्स और ललन टॉप तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें पैनलिस्ट के तौर पे देखते हैं। भारत की सियासत पर एक मंझी हुई इनकी अपनी राय होती है। मैं इनसे सीधा जानना चाहूंगा कि आज चूंकि प्रेस क्लब में जो प्रोग्राम है आवाजों का कत्ल बंद करो, ये पॉलिटिक्स का फेसबुक पेज बैन किया गया है, जिसके बाद पॉलिटिक्स ने एक पहल की है कि आजाद आवाजों को किस तरह से बंद किया जा रहा है। सर से मैं सीधा बात करूंगा कि अगर इस तरह की आवाजें बंद की जाएंगी तो आपके हिसाब से क्या इसका विकल्प क्या है? मुझे लगता है कि अगर आपको किसी को बैन करना है या उसका कोई कारण होना चाहिए। जो हमारे पास मेटा से नोटिस आया है उसमें कोई इस बात की जिक्र नहीं है कि क्यों बैन किया गया है। सरकार ने कहा कि फला आर्टिकल के तहत हम आपका जो फेसबुक पेज है उसको हम भारत में बंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक आधार होना चाहिए कि आपकी कौन सी स्टोरी से सरकार को दिक्कत हुई है या किन किन कारणों से आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के, एक छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म के, हम बहुत छोटा सा परिवार है, हम कुल मिला के मुझे लगता है 15 लोगों की टीम हमारे पास है। लेकिन तो आवाज आपकी दूर तक पहुंच रही है। देखिए, हमारा काम है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना। मैं व्यक्तिगत आलोचना पे विश्वास नहीं करता और हम जो भी अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसमें हम सिर्फ नीति के आधार पे बात करते हैं कि भाई सरकार की फला नीति ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और यही काम मीडिया का होता था 2014 से पहले। 2014 से पहले जो मीडिया थी वो सरकार को उसकी नीतियों पे क्रिटिसाइज करती थी। स्टोरीज छपती थी अखबारों में, स्टोरीज टीवी पे आती थी। आज के इस दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया एक, मैं कहूँगा कि एक कवच है सरकार का। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, हमारा है या बाकी और भी साथियों का है, वो अगर सरकार की नीति की आलोचना करते हैं तो मुझे लगता है कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, इंस्टेड कि आप लोगों को बैन कर दें। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट छपी थी, वो मल्टीज पे थी, वो दस्तक पे थी, वो नेशनल जहाँ भी थी, किसी प्लेटफॉर्म पे थी, आप उनको बैन ना नहीं करते तो वो खबर आती और चली जाती। आपने इतनी, हिंदुस्तान के लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों बैन किया, है ना, उत्सुकता जाती है कि आखिर क्यों बंद किया? हाँ। तो मुझे लगता है कि जो भी रणनीतिकार हैं सरकार के, जो उनको सलाह दे रहे हैं कि नहीं इनको बैन कर दीजिए, इनको जेल भेज दीजिए, उनके खिलाफ FIR कर दीजिए, ये बहुत ही खराब रणनीति है। और नीतियों की आलोचना अगर हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करके उसे ठीक करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ कि अच्छा आप बात करते हो इमरजेंसी की, आप कहते हैं कि उस दौरान इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। नेहरू और इंदिरा ही गिनाते रहते हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप आज भी ये कहते हो कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। वो कम से कम संवैधानिक तो थी, आधिकारिक रूप से लगाई गई थी। आप भी कर दो आधिकारिक रूप से, ये आधिकारिक नहीं है। और आप आलोचना करते आए हो पिछले इन सालों में कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई और मीडिया को उनकी बात नहीं कहने दिया, लोगों को जेल भेज दिया गया। तो फिर अगर आप में उनमें फिर फर्क क्या है? अगर आप कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, मैं मानता हूँ उस बात को, तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या है? आपको उनकी गलती से कुछ सीखना चाहिए था। तो ये बैन कर देना कोई हल नहीं है। अगर आपकी नीतियों पर आलोचना हो रही है, उनको स्वीकार कीजिए और उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए, इतनी तो बात है। सरकार के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ या उनकी कौन सी ऐसी सलाहकार टीम है या उनकी कौन सी ऐसी नीति है कि जो विपक्ष की या आलोचना की, असहमति की वो आवाजों को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रहे? देखिए, मुझे लगता है कि जब सरकारें चलती हैं तो उसमें जो मेन नेता होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, उन तक ये बातें नहीं पहुँचती हैं। जो उनके नीचे के अफसर होते हैं या जो उनके रणनीतिकार होते हैं, वो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी उन्हें खुश करने के लिए, बड़े लोगों को, बड़े साहब लोगों को, ताकि हमारी दुकान ठीक चलती रहे, तो वो ऐसे फैसले करता है। लेकिन इससे बदनामी सरकार की होती है, बदनामी लीडरशिप की होती है। अब कोई नहीं कहेगा कि किसी फला व्यक्ति ने
हमारे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। सब ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने बैन कर दिया, जबकि जहां सवाल तक तो मैं, बहुत से होगा। हाँ सवाल बहुत से होगा ना, यस। लेकिन जो जो उनके सिपाही हैं, ये उनका षड्यंत्र होता है, लेकिन बदनामी साहब की होती है, बॉस की होती है। तो मुझे लगता है कि बॉस को भी एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके कारण हमारी सरकार की हमारी बदनामी हो रही है, उसके कारण से एक ऐसी छवि आपकी बन रही है देश के अंदर कि आप अपने अपनी जो खिलाफ वाली आवाज उसको सुनना नहीं चाहते। मुखालिफत की आवाज हाँ। बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस पे भी एक मंथन करने की आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि आप थर्ड टर्म में हो, देश के प्रति आपकी जवाबदेही है, कितने राज्यों में कितने सरकार है। सरकारें हैं, और उन सब के बावजूद आप खुद कहते हो कि लोकतंत्र में आलोचना की जगह होनी चाहिए। कल ही 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का ही बयान था। पुराना वीडियो। अच्छा, खैर मैं उस वीडियो को देखा, आप नो डाउट आपकी रिसर्च अच्छी होगी। पर अगर वीडियो तो मोदी जी का ही है ना, वो आलोचना की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आलोचना सुन नहीं रहे हैं, ये बात तो सच आपको लगती है? मैंने क्या कहा आपको, हो सकता है कि उनको पता भी ना हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि जब सरकारें चलती हैं उनके पास बहुत काम होते हैं। प्रधानमंत्री के पास पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, उनके पास ये नहीं होता है कि कौन सी खबर कहाँ चल रही है। वो तो जो उनके सिपाही, हवलदार, एसएचओ, डीएसपी, एसपी, वो जो हायरार्की सिस्टम होता है वो लोग तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस हायरार्की सिस्टम को एक बार रिवाइव करने की आवश्यकता है। खैर, जब ये आवाजें अगर बंद की जाएंगी तो ऑप्शन क्या होंगे? अगर आपको राय देनी हो इस पर, बीइंग पॉलिटिक्स का नहीं, देखिए हमारा काम नहीं है, सरकार कैसे चलती है हमें नहीं सरकार पता। नहीं, अगर वो प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं, चैनल बंद कर रहे हैं, उस पे बैन लगा रहे हैं, तो इसका विकल्प जनता क्या तराशेगी या लोग क्या देखिए, इसका विकल्प हमारे पास तो सीधा है कि हम या तो हम इसमें लीगल एंगल पे जाएं यस कि इसमें लीगल विकल्प क्या क्या हो सकता है। दूसरा इसका माध्यम ये है कि हम एक दूसरा फेसबुक पेज बनाएं और जनता से कहें कि देखिए ये हमारा नया पेज है, इस पे आप लोग आइए और हमें देखिए। लेकिन क्या भरोसा है कि उस पेज को भी बैन कर दिया जाए। फिर इतनी बनी बनाई हाँ मेहनत। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे पास बड़ा विकल्प बचता है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल बचता है। तो हम कोर्ट के माध्यम से जाएं। अदालतों से उम्मीद है हाँ, क्यों नहीं उम्मीद होगी? उन्हीं से। अदालत की उम्मीद ही तो व्यक्ति को जिंदा रखती है। जब कोई दो लोग झगड़ते हैं और वो कहता है कि नहीं मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, है ना, यस ये डायलॉग बड़ा महत्वपूर्ण है। पुराना। नहीं 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 नहीं, इस डायलॉग में उम्मीद है, भरोसा है। यस तो लोगों को कोर्ट पे भरोसा होता है कि नहीं वो हमारी एक आखिरी उम्मीद है और वहां हमें निराशा नहीं मिलेगी। यस। खैर सर, ये बात हो गई इसकी। मैं आपसे अब सीधे एक सवाल जो महत्वपूर्ण मेरे जहन में आ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सभी राज्यों में, असम, केरल, कोई चाय से अपना रिश्ता जोड़ रहा है, कोई केरल से अपना रिश्ता जोड़ रहा है कि मैं यहाँ का सांसद रहा हूँ, तो सभी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आप उन असम, तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों में आप किसको ताकत में देख रहे हैं? क्या असम और केरल में कांग्रेस मजबूत लग रही है आपको? नहीं, केरल में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है पिछली बार से। और जहां तक मुझे लगता है कि आज की डेट में लगभग 7 तारीख को लास्ट डे ऑफ कैंपेन है, यस, 9 के इलेक्शन। 9 का इलेक्शन है। तो आज की डेट में करीब करीब कांग्रेस पार्टी 80 से 85 सीट पे खड़ी हुई है, यानी वो पूर्ण बहुमत के आसपास है। केरल की बात मैं कर रहा हूँ, और लगभग 6 से 8% का वोट शेयर का मार्जिन है। तो कांग्रेस पार्टी केरल में बेहतर स्थिति में है। असम, मतलब हाँ, असम में कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में नहीं है। वहाँ पर गौरव गोगोई की रैलियों में जिस तरह का देखिए, जोश, रैलियां और जनता की जो भीड़ होती है वो हार और जीत तय नहीं करती। आपने असम की बात की, असम में कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से उनके नेताओं को पहले ही तोड़ दिया गया, हेमंता बिस्वा शर्मा ने साइकोलॉजिकली पार्टी को वहां पे हरा दिया। ठीक है, गौरव गोगोई के अलावा उनके पास वहाँ लीडरशिप नहीं है और राज्य में लीडरशिप क्राइसिस है, तो वहाँ बीजेपी को एज है। अब आपने बात की तमिलनाडु, तमिलनाडु में अक्सर ऐसा होता है कि 5 साल के बाद वहाँ निजाम बदलता है, लेकिन क्योंकि जयललिता जी के जाने के बाद इस बार जो ये चुनाव हो रहा है उसमें मुझे देखना ये है कि जो एक्टर विजय है, जो उनकी नई पार्टी है, वो किसका वोट लेंगे। अगर वो विपक्षी पार्टियों का वोट लेंगे तो डीएमके और उसके अलायंस को फायदा होगा। अगर उन्होंने सरकार का एंटी वोट लिया तो मुझे लगता है कि फिर जो एनडीए अलायंस है उसको फायदा होगा। तो वहाँ कुछ कहना मुश्किल है। अब बना किसी के भी एमके स्टालिन, क्या आपको नहीं लगता एमके स्टालिन मजबूत दावेदारी है, लेकिन तमिलनाडु का प्रडिक्शन करना आसान है, क्योंकि वहाँ की जनता का मूड किस तरह का है? मैंने कहा ना कि एआईडीएमके का क्या रुख रहेगा, कितना जनता उसको भरोसा करेगी।
क्योंकि वो एक व्यक्ति ओरिएंटेड पार्टी थी, यस। ठीक है। और अब विजय आ गए हैं, कलाकार हैं बड़े, कलाकारों का वहाँ हमेशा से क्रेज रहा है, importance जयललिता भी उसी से आई थी। यस। तो वहाँ क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है, लगभग 40 से 45 लाख के वोट के डिफरेंस से पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। बहुत नजदीकी मामला हुआ तब बीजेपी इतनी मजबूत लड़ने लगी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो वोट काटे गए हैं उसकी संख्या भी इतनी ही है। तो क्या वो वोट ममता बनर्जी का जो आरोप है कि सिर्फ यानी हमारे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, या फिर जो ममता बनर्जी सपोर्टेड है या विपक्ष सपोर्टेड है, क्या उन्हीं के वोट हैं? नहीं, ये तो मैं कैसे कहूँ, लेकिन ये एक आरोप है ममता बनर्जी का कि भाई वो हमारे वोट ही काटे गए हैं, और नतीजे बताएंगे। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के मुकाबले का कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। दूसरा, शुभेंदु नहीं, शुभेंदु कहीं स्टैंड नहीं करते। दूसरा, ममता बनर्जी वर्सेस जब मोदी होता है तो बंगाल के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यस। ठीक है ना। तो ममता बनर्जी को उसमें एज मिल जाता है। तो मुझे लगता है और ममता भले ही चुनाव लड़ती भी बड़े आक्रामक मूड में है। भले ही वोट कट गए हों, बट मुझे लगता है कि ममता बनर्जी थोड़ा सा बेटर स्थिति में है। क्या बंगाल में बीजेपी इतनी मजबूत क्यों आखिर हो गई, जो कभी बहुत कम सीटें जीती थी, उसके पास एमपीज की भी अच्छी तादाद है, और अब आने वाले इस समय में मतलब एकदम सामने मतलब जस्ट फाइट हो रही है। देखिए, वहाँ विकल्प था। क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ कमजोर थी, लेफ्ट पार्टी का शासन रहा 35 साल तक, और जब लेफ्ट के शासन को तोड़ के ममता बनर्जी आई तो वो लेफ्ट भी खत्म हो गया। तो लेफ्ट और कांग्रेस के हाशिए पे जाने के बाद वहाँ बीजेपी एक विकल्प के तौर पे आई, और बीजेपी का संगठन वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। और इसमें मैं कहूँगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उन्होंने अच्छा काम किया इन पिछले कुछ सालों में। जीत नहीं पाए वो एक अलग बात है, लेकिन पिछली बार लगभग 70 सीट लेके आए थे, और बहुत मैटर माने हाँ, काफी नजदीक जाके वो हारे थे। लेकिन ममता बनर्जी को खुद चुनाव हरा ममता दिया। बनर्जी की जो लीडरशिप है वो जैसे लड़ती हैं प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी से, अदालत में खुद आके खड़ी हो जाती हैं, और फाइटर की तरह। फाइटर की तरह। और वो पिछली बार उनकी टांग टूट गई थी, हाँ, फिर भी वो मैदान में थी व्हील चेयर से पे। प्रचार। तो ये जो चीजें होती हैं ये एक मैसेज देती Inspire हैं। करती है दूसरा, उनके पास कार्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस। और वो कार्डर जाता है किसी भी हद तक अपने नेता के लिए। हाँ, तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि ममता को एज है, लेकिन ये वोट जो कटे हैं, किसके कटे हैं, कितने कटे हैं, ये गणित समझ में आएगा रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। खैर, इन सब से इतर आज राहुल गांधी ने एक काफी आक्रामक स्पीच दी है कि हेमंता को हम छोड़ेंगे नहीं, ये माफी मांगने आएगा लेकिन इसको माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी हेमंता बिश्व शर्मा पे एकदम डायरेक्टली हमलावर है, क्या वजह है? नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान के, यस। ये भी मैंने सुना। यस। और जो आपने कहा, देखिए, विपक्षी चुनाव चल रहा है, विपक्ष में जब भी विपक्षी पार्टियां हमले करती हैं तो डेफिनेटली उनके सारे मुख्यमंत्री ही होंगे। और हेमंता पहले कांग्रेस में रहे, इस वजह से राहुल ज्यादा गुस्सा है, ऐसा भी हो सकता नहीं, क्योंकि हेमंता भी राहुल गांधी पे पर्सनल अटैक करते हैं जब भी उनको मौका लगता है। और जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, जब वो असम से गुजर रहे थे तो तब वो रुकी भी थी, उसमें अड़चन भी आई थी, और तब भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। और अंदर ये बातें भी होती हैं कि अच्छा किया कि राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ठीक है। तो उन्हें अपने उस फैसले पे काफी फक्र होता है कि नहीं, हमने ठीक ही किया कि इनको एंटरटेन नहीं किया, हमने अपने कुत्ते को एंटरटेन कर लिया, वो बेहतर रहेगा, ठीक है ये ना? बड़ा कहावत बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है कि वो आए थे तो राहुल गांधी कुत्ते के साथ खेल रहे थे, उनको बिस्किट खिला रहे थे। हाँ, हाँ। लेकिन इनसे नहीं। तो वो उनको अच्छा लगता है इस बात को लेके कि मेरा सही फैसला था कि मैंने अपना टाइम कुत्ते को दिया। लिया था। हाँ, कि इंस्टेड ऑफ मैं उनसे बात करता, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो ठीक है कि वो वहाँ के पावरफुल नेता है, नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करते हैं और बीजेपी के लिए एसेट हैं, और 10 साल से वहाँ सरकार है बीजेपी की, पहला टर्म उन पर आरोप भी बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का जुबिन गर्ग का है। अब उसको जनता कैसे लेती है? लगातार जुबिन पे बोल रही है। नहीं, उन्होंने वादा किया है, उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच मैनिफेस्टो में वायदा किया है, उन्होंने कहा है कि हम 100 दिन के भीतर जुबिन गर्ग को न्याय दिलाएंगे, ये वादा है। हाँ, ये जो 5 गारंटीज हैं उनमें से ये एक है। तो अब देखते हैं, हम एक बार रिजल्ट आने के बाद फिर बात करेंगे। यस।